हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन आवर चैनल को स्टडी। जैसा कि मैंने आपसे अपने पहले वीडियो में इससे पहले के वीडियो में डिस्कस किया था कि हम जो है इंग्लिश मीडियम में भी अपना वीडियोस जो है अपलोड करेंगे। तो इस बार का जो वीडियो है वो इंग्लिश मीडियम में है। और दोस्तों, ये हमारा जो चैनल है उसमें हम मेरे जो चैनल पार्टनर हैं वो हैं सिद्धार्थ सिंह राठौर और दिस इज़ मी एकता अग्रवाल। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा मटेरियल भी चाहिए, अगर आप लोग हमारे मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं एट दिस नंबर, एंड दिस नंबर इज़ 9610954204। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है इमरजेंसीज़। इमरजेंसीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है अपना इम्पोर्टेंस रखती हैं। इमरजेंसीज के जो हैं दोस्तों, इसके इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी शामिल हुए, क्योंकि इमरजेंसी एक ऐसा प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशली बहुत अधिक पावरफुल बना देता है। और पावरफुल बनाने के पीछे जो रीज़न होता है वो ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देश में, अपनी कंट्री में जो भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एबनॉर्मल कंडीशंस पैदा हो जाती हैं उनसे वो डील कर सके, इसके लिए वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एबल बनाता है। तो इसलिए इमरजेंसी वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का मैं मानती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट एज वेल एज सबसे इंटरेस्टिंग जो है आर्टिकल है इमरजेंसीज के। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हम लोग कि क्या है इमरजेंसी, कौन जो है इसको प्रोक्लेम करता है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वो सब हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इमरजेंसी की एक डेफिनेशन दी है। ये डेफिनेशन दोस्तों कहीं आपको मिलेगी नहीं, ये डेफिनेशन मैंने खुद बनाई है, जो कि मुझे लगा कि ये डेफिनेशन जो है वो इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए सूट करती है। तो व्हाट इज़ इमरजेंसी? इमरजेंसी इज़ एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट टू डील विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एबनॉर्मल सिचुएशन विच मे और मे नॉट इंक्लूड सस्पेंशन ऑफ राइट्स। ठीक है, तो इसमें सस्पेंशन ऑफ राइट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशंस। ठीक है, अब दोस्तों, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इमरजेंसीज जो हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है, और यानी कि 3 टाइप की जो इमरजेंसी है उनको जो है इंडिया में प्रोक्लेम किया जा सकता है। पहली है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है स्टेट इमरजेंसी, और इसको प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रपति शासन। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 के अंदर जो है डिफाइंड है। तो नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी के बारे में आपको बताऊं, आर्टिकल 352 के अंदर जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है। और अब तक हमारी कंट्री में 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। पहली जो इमरजेंसी लगाई गई थी नेशनल इमरजेंसी, वो लगाई गई थी 1962 में एट द टाइम ऑफ चाइनीज़ एग्रेशन, एंड उसके बाद लगाई गई थी इन 1971 ड्यूरिंग द इंडो पाक वार। आपको पता है कि 1971 में हमारा इंडिया का जो है पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, और इसी समय जो है वो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हो गया था और एक नया कंट्री बन गया था। और फिर लगाई गई थी 1975 में। 1975 में भी दोस्तों, 1975 में जो ये इमरजेंसी लगाई गई थी ये इंदिरा गांधी सरकार ने लगाई थी, और ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो 1975 की जो नेशनल इमरजेंसी थी वो एक्चुअली नेशनल इमरजेंसी प्रोविजंस का, आप कह सकते हैं, एक गलत यूज़ किया गया था उस समय। और उसी के बाद से जो है नेशनल इमरजेंसी के जो कई कई सारे जो प्रोविजंस हैं आर्टिकल्स में, उसको कई सारे प्रोविजंस में चेंज किया गया था। स्टेट इमरजेंसी दोस्तों आर्टिकल 356 के अंदर डिफाइंड है, और बहुत बार जो है हमारी कंट्री में लग चुकी है। कई स्टेट्स में जो है इंटरनल, चाहे वो यूपी हो, बिहार, बहुत जगह जो है आपकी स्टेट इमरजेंसी जो है लगाई जा चुकी है। और फिर लास्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 के में डिफाइंड है, जो अभी तक प्रोक्लेम नहीं की गई है। अभी तक कहीं पर हमारी कंट्री में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो नहीं लगी है। ठीक है, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी क्या है, नेशनल इमरजेंसी किस ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये सब हम अब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। तो इसके क्या ग्राउंड है वो हम देखते हैं कि किस बेस पर जो है जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है।
तो अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ऑन 3 ग्राउंड्स, और दीज ग्राउंड्स आर वॉर, पहला जो ग्राउंड है वो क्या है, वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, और थर्ड है आर्म्ड रिबेलियन। दोस्तों आर्म्ड रिबेलियन के लिए मैं आपको बताऊं, इससे पहले जो वर्ड यूज़ था, जो हमारे जो मेन जो हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि जो मूल संविधान था, उसके अंदर आर्म्ड रिबेलियन की जगह जो वर्ड यूज़ था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, लेकिन इसको अमेंड कर दिया गया बाय वे ऑफ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, एक्चुअली ऐसा क्यों किया गया था। 1975 में जो सरकार थी वो थी इंदिरा गांधी सरकार, और इंदिरा गांधी सरकार ने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस वर्ड को यूज़ करते हुए जो है हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी थी। दोस्तों यहाँ पर जो सरकार का जो मोटिव था नेशनल इमरजेंसी लगाने का, उसका जो इंटरेस्ट है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज़्यादा था, और सरकार ने इस इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड है उसका मिसयूज़ किया था, और कई बड़े बड़े नेता जो हैं इंदिरा गांधी सरकार के समय जेल में डाल दिए गए थे। तो जब 1976 में 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो उन्होंने इस आर्म्ड रिवेलियन, इस इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को बदल कर दिया आर्म्ड रिवेलियन, यानी कि जब किसी शस्त्र के साथ विद्रोह होगा तो ही जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, यानी कि आपके पास कोई ना कोई हथियार होना चाहिए विद्रोह करने के लिए, तो तो कहा जाएगा कि नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड है। और वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन तो दो ऐसे सेंसिटिव मैटर हैं जिसके बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लगाई ही जानी चाहिए, यानी कि बाहर की कंट्री हमारे ऊपर अटैक कर दे, या बाहर से कोई जो है हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, तो इस तरह के केसेस में तो नेशनल इमरजेंसी लगनी ही चाहिए। और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस वर्ड को अब यहाँ पे बदल के क्या कर दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि बहुत क्लीन ग्राउंड जो है यहाँ पे रखा गया कि हाँ अब कंडीशन है कि इंडिया में जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए, क्योंकि आर्म्ड रिबेलियन हो गया है, सशस्त्र विद्रोह हो गया है, और इस केस में जो है गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है पावर होनी ही चाहिए टू डील विद दिस सिचुएशन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि आर्म्ड रिबेलियन जो वर्ड है वो 1978 में ऐड किया गया था बाय वे ऑफ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड इन जो बेसिक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो वर्ड था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, और अभी तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, 3 बार, उसके बाद अभी तक कोई इमरजेंसी नहीं लगी है, और ऐसा हो कि हमारी कंट्री में कभी इस तरह की सिचुएशन आए भी ना कि हमें नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़े। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, यानी कि अगर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड हो जाती है कंट्री में, तो क्या कंट्री के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर कंट्री के अंदर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि जो हमारी जो फेडरल फॉर्म है वो क्या हो जाती है, यूनिटरी फॉर्म में। आपको पता होगा कि इंडिया की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, क्वासी फेडरल कही जाती है, यानी कहीं कहीं हम फेडरल होते हैं, कहीं कहीं हम यूनिटरी होते हैं, यानी कहीं कहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है, कहीं कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर होती है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान होता ये है कि पूरी की पूरी जो हमारी जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी हो जाता है, यानी कि पूरी की पूरी पावर किसके हाथ में आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू डायरेक्शन टू द स्टेट एज टू द मैनर इन विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज टू बी एक्सरसाइज। मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट्स पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है, और वो स्टेट्स को ये गाइड करती है कि आपको किस तरीके से गाइड करती है, या हम कहें ऑर्डर करती है कि आपको किस तरीके से जो है अपनी सरकार अब चलानी है, अपनी राज्य में सरकार चलानी है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा पूरा कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दोस्तों कि आपको पता होगा कि लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 ईयर्स, लेकिन लोकसभा समय से पहले और समय के बाद, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी दोस्तों जो पीरियड है लोकसभा का वो 1 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। और देखिए इसका लॉजिक भी है, लेट सपोज 4.5 साल हो गए हैं सरकार को, और इमरजेंसी अगर सरकार को लगानी पड़ गई इन एनी केस, तो इमरजेंसी के केस में नए इलेक्शन करवाना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न रखा गया है कि जो लोकसभा का टेन्योर है वो एक 1 साल तक जो है वो बढ़ाया जा सकता है ड्यूरिंग
ड्यूरिंग इमरजेंसी। बट इसके साथ एक प्रोविज़न और रखा है कि अगर किसी भी सरकार ने इमरजेंसी लगाई है तो उस सरकार की जो लोकसभा है वो इमरजेंसी के ख़त्म होने के बाद के 6 महीने बाद से ज़्यादा नहीं चल सकती। यानी कि द सेम कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन सीजेस टू ऑपरेट। यानी कि जब इमरजेंसी ख़त्म हो गई है उसके 6 महीने के अंदर के बाद आपको नई लोकसभा का जो है चुनाव करना ही पड़ेगा, इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। तो ये इसका एक प्रोविज़न है। तो सबसे पहला क्या था कि इस केस में तो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट ये है कि जो फेडरल फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन की वो यूनिटरी हो जाती है। दूसरा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास स्टेट्स को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। तीसरा, जो लोकसभा का टेन्योर है वो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है मैक्सिमम। चौथा, कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फंडामेंटल राइट्स भी नेशनल इमरजेंसी के दौरान अफेक्ट होते हैं। और अगर एक्सटर्नल वार हुआ है और एक्सटर्नल एग्रेशन है तो आर्टिकल 19 के अंदर जो आपको फ्रीडम दी गई है, राइट ऑफ फ्रीडम दिया गया है, जो आपका फंडामेंटल राइट होता है इंडियन सिटीजन्स का, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर जो है इमरजेंसी लगाई गई है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नोट कि आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपके लिए रीड भी कर देती हूँ। द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एंड दिस सस्पेंशन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द इमरजेंसी। But according to 44th Amendment, freedom listed in Article 19 can be suspended only in case of proclamation or on the ground of war or external aggression. From the above discussion, it becomes quite clear that emergency not only suspend the autonomy of the state but also convert the federal structure of India into a unitary one. Still, it is considered necessary as it equips the union government with vast power to cope up with abnormal situation. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एबनॉर्मल सिचुएशन को डील करने के लिए इस तरह की पावर चाहिए होती है और ये जो है एक बहुत रेयर पावर है जो इमरजेंसी के थ्रू जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दो तरह की इमरजेंसी का नेशनल इमरजेंसी को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक है एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल इमरजेंसी। देखिए दोस्तों, अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी क्या है जो कि जिसमें कि एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूड है और इंटरनल इमरजेंसी क्या है जिसमें कि इंटरनल फैक्टर इंक्लूड है। तो व्हेन ए नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन इट इज टर्म्ड एज इंटरनल इमरजेंसी। तो आप लोगों को ये क्लियर चीज़ है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करनी है अंडर आर्टिकल 352 कंट्री के अंदर, अगर प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करनी है तो क्या ये ज़रूरी है कि जो ग्राउंड्स दिए गए हैं नेशनल इमरजेंसी के लिए वो एक्चुअली अकर होने चाहिए? यानी क्या हम वेट करेंगे कि कब हमारे ऊपर वॉर हो और कब हम नेशनल इमरजेंसी लगाएं, कब एक्सटर्नल एग्रेशन की सिचुएशन आए, कब आर्म्ड रिबेलियन की सिचुएशन आए? नहीं। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि दोस्तों अगर हम वेट करेंगे तो हो सकता है कि कंडीशन इतनी वर्स्ट हो जाए कि हम उसको कंट्रोल ना कर पाए और ऐसी सिचुएशन में फिर नेशनल इमरजेंसी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए कहा गया है इट शुड बी नोटेड हेयर दैट प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन इफ़ ही इज सेटिस्फाइड दैट देर इज एन इमिनेंट डेंजर। तो उसे लगता है कि अगर कोई ऐसा खतरे की सिचुएशन है कि हाँ अब हमें नेशनल इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, तो वो जो है ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस, कि उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये जो है फ्यूचर में ये इवेंट हो सकता है, तो वो जो है नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंशियल रूल। मैंने आपको बताया था 352 के अंदर जो है नेशनल इमरजेंसी डिफाइंड है और आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल जो है डिफाइंड है। दोस्तों नेशनल इमरजेंसी जो है वो प्रेसिडेंशियल रूल के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के अंदर इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स तक जो है सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल रूल के समय फंडामेंटल राइट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये एक्चुअली जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसकी स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर में जो है चेंज लेके आता है। इससे इंडियन सिटीजन जो है वो अफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान इंडियन सिटीजन भी अफेक्ट होते हैं, यानी जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, वो भी नेशनल इमरजेंसी के दौरान अफेक्ट होता है। अच्छा, ग्राउंड क्या है प्रेसिडेंशियल रूल लगाने के? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, यानी कि स्टेट में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग हम स्टेट का जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने में अगर फेल हो गए, यानी कि अगर हिंदी में अगर हम कहते हैं कि अगर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अगर किसी राज्य का शासन नहीं चलाया जा सकता है, तो इन दैट केस प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो लगाया जा सकता है। तो प्रेसिडेंशियल रूल या तो प्रेसिडेंट अपने स्यूमोटो लगा सकता है या उस स्टेट की गवर्नर की रिपोर्ट पर लगा सकता है, यानी कि ये कोई नेसेसिटी नहीं है कि गवर्नर की रिपोर्ट उसे मिलनी ही चाहिए, यानी गवर्नर जब उसे रिकमेंड करे तभी प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट में जो है प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकता है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो स्यूमोटो भी जो है किसी स्टेट में जो है प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो लगा सकता है। तो लिखा हुआ है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट इफ द प्रेसिडेंट ऑन गवर्नर्स रिपोर्ट और द अदरवाइज सर्टिफाइड that the situation arises that the government can't be carried in accordance with the constitutional provision, then he may issue state emergency। प्रेसिडेंशियल रूल को मैंने आपको बताया स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। अच्छा, अब स्टेट इमरजेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? देखिए, द प्रेसिडेंट अज्यूम ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट हिमसेल्फ, यानी कि सारी एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास आ जाती है? स्टेट के प्रेसिडेंट के पास। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर रन्स बाय हिम और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, जनरली द गवर्नर। तो जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो या तो खुद प्रेसिडेंट चलाता है प्रेसिडेंशियल रूल की कंडीशन में, या फिर वो किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर देता है जो उसके बिहाफ पे जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। और ऐसे केस में मोस्टली जो स्टेट का गवर्नर होता है वो ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट का करता है। ड्यूरिंग सच अ प्रोक्लेमेशन द स्टेट असेंबली इज आइदर डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड, यानी कि जो स्टेट्स की असेंबली है वो डिजॉल्व हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है एट द टाइम ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है। लेकिन दोस्तों नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो स्टेट की असेंबली हैं वो डिजॉल्व नहीं होती हैं, वो टेम्परेरी बेसिस पर ज़रूर सस्पेंड हो जाती हैं, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है तो वापस से वो जो है रिवाइव हो जाती हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल रूल के केस में जो स्टेट असेंबली हैं वो डिजॉल्व हो जाती हैं या सस्पेंड हो जाती हैं। पार्लियामेंट मेक्स लॉ रिगार्डिंग द स्टेट लिस्ट, द पार्लियामेंट पासिस द बजट फॉर द स्टेट। तो जो स्टेट की जो लॉ मेकिंग जो स्टेट जो अपने लिए खुद के लिए कानून बनाती है, जो लॉ बनाती है, तो वो जो अब लॉ बनाती है प्रेसिडेंशियल रूल अगर किसी स्टेट में लग गया है तो फिर उस स्टेट का जो लॉ है वो कौन बनाएगी? पार्लियामेंट, क्योंकि स्टेट असेंबली जो कि कानून बनाती है वो तो डिसॉल्व हो चुकी होगी, तो इस केस में पार्लियामेंट जो है वो उसके लिए कानून बनाएगी। द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। एंड द प्रेसिडेंट ऑल्सो प्रोक्लेम ऑर्डिनेंस इन द स्टेट। तो बेसिकली जो स्टेट में ऑर्डिनेंस प्रोक्लेम करता है वो कौन करता है? गवर्नर। लेकिन क्योंकि अब स्टेट असेंबली तो डिसॉल्व हो चुकी है, तो इन दैट केस अब जो ऑर्डिनेंस प्रोक्लेम करेगा वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी दोस्तों आर्टिकल 360 के अंदर डिफाइंड है, और मैंने आपको बताया था कि अभी तक इंडिया में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है? देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द पावर टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ़ ही सेटिस्फाइड दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और द क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटन, यानी कि अगर भारत के अंदर इंडिया के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इंडिया के ऊपर या तो लोन बहुत हो गया है या रिजर्व्स कम हो गए हैं, यानी हमारे पास अगर इन शॉर्ट में कहूँ हमारे पास पैसे की बहुत कमी हो गई है, और पैसा इतना कम हो गया है कि हमारे देश का शासन चलाना भी, यानी कि हम जो है अपने कंट्री को रन करना भी जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। देखिए दोस्तों, मैं बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि प्रेसिडेंट जो है जो भी काम करता है वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह जो पावर है वो प्रेसिडेंट को दी गई है, लेकिन ये भी कहा गया है कि जो भी प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेता है वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर जो है वो लेता है। तो इसलिए मैं बार बार वर्ड यूज़ करती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, तो हर जगह एक्चुअली रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, ठीक है।
अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी के। द यूनियन गवर्नमेंट में गिव डायरेक्शन टू एनी ऑफ द स्टेट रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को बताएगी कि आप फाइनेंशियली आप जो है थोड़े से, जैसे अगर हम अपनी फैमिली में भी कहते हैं कि अगर कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो सारे फैमिली मेम्बर्स को कहा जाता है कि आप कम पैसा खर्च करें जिससे हम लोग बैलेंस हो जाएं वापस से। तो इसी तरीके से यूनियन गवर्नमेंट भी डायरेक्शन देती है टू एनी ऑफ द स्टेट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल मैटर। दूसरा, the president may ask the state to reduce the salary and allowances of all or any classes of person in गवर्नमेंट सर्विस। तो प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट्स को कह सकता है कि आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी पर्सनस हैं उनके आप जो सैलरी और अलाउंसेस हैं वो कम कर दीजिए। द प्रेसिडेंट में आस्क द स्टेट टू रिजर्व ऑल द मनी बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर दे हैव बीन पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो प्रेसिडेंट ये भी ऑर्डर कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो भी मनी बिल पास करते हो, मनी बिल जो है आर्टिकल 110 के अंदर डिफाइंड है, तो आप जो भी मनी बिल पास करते हो उस मनी बिल को आप एक बार हमसे ज़रूर चेक करवा लें, और हम उसमें देखेंगे कि अगर इंडिया की कंडीशन फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो हम उस हिसाब से जो है उस मनी बिल के अंदर जो है कटौती कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो है प्रोविजंस हैं। The president may also give direction for the reduction of salaries and allowances of the central government employees including the judges of the Supreme Court and the High Court। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को की सैलरी कम करने के लिए भी जो स्टेट्स को डायरेक्शन दिया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट आर्टिकल 352 एंड आर्टिकल 356 बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को इस पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है कि 352 और 356 जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक देखिए दोस्तों हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज़ 352, व्हाट इज़ 356 एंड व्हाट इज़ 360, और हमने इन तीनों के ग्राउंड्स पढ़े, इनकी कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े। अब हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए क्या प्रोविज़न दिए गए हैं कि किस तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इमरजेंसी जो है प्रोक्लेम कर सकती है। तो देखिए द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, नॉट द ओरल रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज वाज इन द केस ड्यूरिंग द 1975 इमरजेंसी। तो दोस्तों देखिए 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो कैबिनेट की ओरल रिकमेंडेशन पे लगा दी गई थी। ठीक है, लेकिन अब इसको अमेंड कर दिया गया, और अमेंड आपको पता ही किस में किया गया होगा, डेफिनेटली 1978 में किया गया होगा जब मोरारजी देसाई की सरकार आई और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया। तो उसके बाद क्या कहा गया कि कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशन होगी तो ही नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी एक बहुत ही सेंसिटिव जो है एक मुद्दा होता है, और जो सरकार है वो इसका मिसयूज़ ना कर सकें, इसलिए ये कोशिश की गई है कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसके प्रोविज़न को ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट रखा जाए, सख्त रखा जाए। तो इस वजह से ओरल रिकमेंडेशन की जगह चेंज करके क्या कहा गया कि रिटन रिकमेंडेशन होगी तो ही प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है इन द कंट्री। अच्छा, प्रोक्लेमेशन ऑफ द emergency मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। तो दोस्तों अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम हो गई, जैसे आपको पता है कि सिचुएशन तो कभी भी अकर हो सकती है, कहकर भी कोई परेशानी आती नहीं है, तो अगर सिचुएशन अगर हो गई है तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो परमिशन लेने तो नहीं जाएगी, ऑब्वियसली बात है, तो वो सबसे पहले क्या करेगी, नेशनल इमरजेंसी लगा देगी। अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार को जो है एक महीने का समय दिया है कि अब एक आपने इमरजेंसी लगा दी, नेशनल इमरजेंसी लगा दी, अब आप एक महीने के अंदर जो है वो लोकसभा और राज्यसभा यानी बोथ द हाउसेस, क्योंकि वर्ड यूज है, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों से स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू आप अप्रूवल लीजिए, आप रेजोल्यूशन पास करवाइए इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, 2 मंथ इन केस ऑफ आर्टिकल 356 एंड 360, यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में ये टाइम लिमिट कितनी है, 2 मंथ, यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल लग जाए या फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए तो उसके केस में 2 महीने का सरकार को समय दिया गया है कि आप जो है वो बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से परमिशन ले लीजिए। ठीक है, तो फ्रॉम द क्या लिखा हुआ, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, 2 month in case of article 356 and 360 from the date of its issue. If approved by the both houses, the emergency must continue for 6 months and can be extended to indefinite period। दोस्तों नेशनल इमरजेंसी के केस में ये है, पहला तो ये कि 1 महीने का समय दिया गया है सरकार को
परमिशन लेने के लिए। दूसरा, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी है विद द स्पेशल मेजोरिटी। और तीसरा, एक बार आपने अप्रूवल ले ली उसके बाद आप मैक्सिमम 6 महीने तक चला सकते हो, फिर अगले 6 महीने चलाने के लिए आपको वापस से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इस तरीके से आप इनडेफिनिट पीरियड तक जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि प्रेसिडेंशियल रूल के केस में मैक्सिमम और मैक्सिमम परमिशन के साथ भी आप केवल 3 साल तक ही प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल रूल लगाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। प्रेसिडेंशियल रूल के लिए आप सिंपल मेजोरिटी से भी काम चला सकते हो। तो ये आपको चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि with an approval of the parliament for every 6 months, but article 356 can be maximum implemented up to 3 years. Every resolution approving the proclamation of the national emergency and its continuance must be passed by either house of the parliament by a special majority. ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी होती क्या है? अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग विच एवर इज मोर। यानी कि या तो आप टोटल मेंबरशिप के मेजॉरिटी ले लीजिए या फिर प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 ले लीजिए। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो आप जो है उसको कंसिडर करेंगे हम फॉर द परमिशन पर्पस, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 360 के लिए और 360 के लिए सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। तो ये आपको, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और उसके अलावा भी आपको अगर कोई क्वेरीज होती है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी तो लगा दी, अब हटाई कैसी जाए? तो आप देखिए, इमरजेंसी 2 तरीके से हटाई जा सकती है, या तो वॉलंटरी बेसिस पर या फिर लोकसभा से परमिशन लेके। अब देखिए वॉलंटरी बेसिस पे कैसे? अ प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम डिक्लेयरिंग इमरजेंसी बाय प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग इमरजेंसी टू बी रिवोक्ड। यानी कि प्रेसिडेंट कह दे कि मैं इमरजेंसी हटा रहा हूँ तो इमरजेंसी हट जाएगी, यानी वो वॉलंटरी बेसिस पर हटा सकता है। क्यों? देखिए, लगाने के प्रोविजन सख्त हैं लेकिन हटाने के प्रोविजन सख्त नहीं है, ठीक है। सच अ प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। यानी कि हमने आपको बताया था कि अप्रूवल चाहिए होती है पार्लियामेंट के लगाने के लिए, और बोथ द हाउसेस की चाहिए होती है, लेकिन हटाने के लिए राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो अपनी स्यू मोटो भी इसको हटा सकता है। दूसरा, अगर राष्ट्रपति नहीं हटा रहा है, यानी कि अगर प्रेसिडेंट नहीं हटाना चाह रहा है, तो लोकसभा एक सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करके भी इसे हटा सकती है। यहाँ पे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रोक्लेमेशन करते हैं इमरजेंसी का तो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से हम पर अप्रूवल लेते हैं, लेकिन जब हटाते हैं तो केवल और केवल लोकसभा के पास ही पावर, कि लोकसभा अकेली ही उसको ख़त्म कर सकती है बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो इस तरीके से नेशनल इमरजेंसी का कम से कम मिसयूज़ हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रोविज़न, जो प्रावधान जो है किए गए हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और इस चैनल की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक नंबर बताया था, वहाँ पर आप लोग अपने नाम जो हमें मैसेज कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट जो भी मटेरियल होता है या वीडियो नोटिफिकेशंस होते हैं या कुछ भी होता है तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू सो मच।